कि भारत नंबर 5वें पायदान पर है और चौथे नंबर पर जापान दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था के अगर मूल्य की बात करें तो भारत की इकोनॉमी 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, जापान की इकोनॉमी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है, जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर की है। हम सब लोग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले हैं। वहीं चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर बैठा है। हम जब तक ये वाला नंबर देखते हैं अपने अंदर बड़ी पॉजिटिविटी लाते हैं, यानी कि भाई हम बहुत तेजी से सही आ गए हैं, जिनने हम पर राज किया था वो हमसे पिछड़ गए हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन विचार कीजिए कि इस नंबर में अगर मैं आपको केवल एक फैक्ट इतना सा कह दूं कि आप आगे की तरफ और देख लीजिएगा तो आपको संभवतया जानकारी मिल जाए, यानी कि पर कैपिटा इनकम पर बात चली जाए तो भारत तो कहीं पर भी नहीं खड़ा है और यह निश्चित ही चिंता का विषय है। यानी विचार कीजिए कि अगर भारत अपनी आबादी के हिसाब से वाकई में आगे बढ़ने लग जाए तो ये तो हमारे आगे पीछे कोई ना खड़ा हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान जिसके साथ आज हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, वहां की आबादी मात्र 12 करोड़ है। बस इतना सा उदाहरण में समझ लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, यानी कि जापान दो जापान हमारे उत्तर प्रदेश में बसते हैं जनसंख्या के हिसाब से, इससे अंदाजा लगाइए। और वो उसके बावजूद हमसे बड़ी इकोनॉमी है, तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था का साइज बड़ा है, प्रोग्रेस बड़ी है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जापान नीचे कैसे आया। ठीक है, तो जापान की इकोनॉमी में रिसेशन आया। रिसेशन कहते किसे हैं, ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल है, एक सर्कल को 4 बराबर भागों में बांटिए तो 1/4 हिस्से को अंग्रेजी में क्वार्टर कहा जाता है ना। यानी कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक सर्कल है, यहां से शुरू हुआ था, यहीं पर वापस लौटेगा, तो इसे 4 बराबर भागों में बांटिए। तो आप कुछ इस प्रकार से इसे बांट लेते हैं। तो ये जो 4 भाग हैं 1 2 3 4, इन चारों भागों को क्वार्टर नाम दिया जाता है। 1/4 दैट इज क्वार्टर, है ना, 1/4। अगर कोई भी अर्थव्यवस्था अपना पूरा एक साल पूरा करते समय 2 क्रमागत क्वार्टर्स में, यानी 1/4 और उससे आगे वाले 1/4 में मंदी का शिकार हो जाए, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर गति ना देखी जाए, लोगों की स्पेंडिंग घट जाए, तो उसे रिसेशन शब्द दिया जाता है। ठीक है, यानी कि लगातार 2 बार तक जीडीपी में ग्रोथ दर्ज ना की जाए। मान लीजिए कि इंडिया की जीडीपी का अपन नंबर पता लगाते हैं, मान लीजिए 6.5 दशमलव के हिसाब से बढ़ रही है, परसेंटेज के हिसाब से ग्रो कर रही है। अब अगर हम ये कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था जो 6.5 के हिसाब से ग्रोथ कर रही थी, लगातार नीचे गिरती जा रही है। 6.5 से मतलब आप न्यूट्रल 0 पे आ गए, यहां पर -3 रह गई, इसके बाद -1 रह गई। अगर नंबर्स गिर रहे हैं तो नंबर्स का गिरना रिसेशन कहलाता है। ठीक है ना, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नंबर्स का गिरना रिसेशन कहलाता है। यह है फिलहाल जापान में हो रहा है। यही कारण है कि यहां पर 2 क्वार्टर्स लगातार गिरे हैं, इसी वजह से यह रिसेशन के अंदर मानी गई है। ठीक है, तो जापान इज नो लॉन्गर दी वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एज इट्स स्लिप इनटू रिसेशन। यह जानकारी आप यहां पर तथ्यात्मक रूप से देख रहे हैं। जैसे ये खबर आई थी, हमने अपने ट्विटर पर आपको अपडेट किया था। अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर पर ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो करंट की जितनी भी घटनाएं जिन्हें हम सेशन में करते समय संभवतः लेट हो जाएं, बनते ही खबर उन्हें हम शेयर जरूर कर देते हैं। तो अगर आपको लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर पर उपलब्ध है। तो रिसेशन के बारे में कह रहे हैं कि 2 तिमाहियों में लगातार जापान की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। ऐसी स्थिति में इसे मंदी की चपेट में कहा गया है। जैसा मैंने आपसे कहा, 2010 में चीन ने इसे टेक ओवर किया था नंबर 2 के लिए, अब इसको जर्मनी ने टेक ओवर कर दिया है। तो कितना सिकुड़ गई साहब, 0.4% के हिसाब से जापान की अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है, सिकड़ गई है। तो क्या कोई इसका पैमाना है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये Q3 है, ये Q4 है। अगर आप Q3 और Q4 देखें तो यहां पर देख सकते हैं आप -3.5 के अराउंड इनके अंदर 3rd क्वार्टर के अंदर वो मंदी देखी गई थी, यानी 0 से नीचे चला गया था इनका परसेंटेज, और अभी -0.4 के पास है, यानी कि 0 से नीचे चल रहा है इनका पैमाना। यानी कि ग्रोथ रेट के अंदर जैसे Q1 में वृद्धि थी, Q2 में वृद्धि थी, Q3 माइनस में है, Q4 माइनस में है, और लगातार 2 क्वार्टर अगर माइनस में चले जाएं। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे देखिए इनका Q1 उदाहरण के लिए 2021-22 के Q1 को अगर हम देखें तो वो मंदी में था, मतलब डाउनवर्ड्स गया था। कंसेक्यूटिव तरीके से वो क्वार्टर जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पहला क्वार्टर हुआ, 2nd क्वार्टर ऊपर चढ़ गया, तो हमने कहा बच गए भाई। लेकिन 3rd क्वार्टर नीचे आ गया,
तो फिर हमने कहा सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन फिर चढ़ गया। तो अभी तक रिसेशन शब्द नहीं दे पाए थे इनकी इकोनॉमी को, लेकिन अब रिसेशन शब्द इकोनॉमी के हिसाब से दे दिया गया है। मंदी को क्या बीमारी मानते हैं क्या? संभवतः अर्थव्यवस्था में इसे बीमारी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यह माना जाता है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था 2 लगातार बार से मंदी में है, इसका मतलब यह है कि लोगों ने पैसा खर्च करने पर अब रोक लगा ली है। पैसा खर्च नहीं करेंगे तो मांग क्रिएट नहीं होगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, तो सप्लाई वाले को सप्लाई का अंदर से उत्साह नहीं जगेगा कि मुझे सप्लाई बढ़ानी चाहिए। और जब सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा तो फिर परिणाम क्या निकलेगा? सप्लाई के अभाव में स्थितियां और विकट हो जाएंगी। यानी कि सप्लाई नहीं है तो लोग फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि आज डिमांड ही नहीं है तो कोई व्यक्ति पैदा क्यों करेगा? पैदा नहीं करेगा, इसका मतलब फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं। फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, इसका मतलब फैक्ट्रियों में रोजगार नहीं है। तो अल्टीमेटली लोगों का रोजगार छिन जाता है। तो अर्थव्यवस्था का सबसे नकारात्मक सीन माना जाता है कि जैसे ही रिसेशन शब्द आता है, लोग अचानक कहते हैं कि हमारी नौकरियां जाने वाली हैं। नौकरियां जाने वाली हैं, इस डर के चलते लोग पैसा बचाने लग जाते हैं, खर्च करना रोक देते हैं। अगर किसी को फोन की जरूरत है, वो सोचता है पुराने फोन को सही करा लूंगा। किसी को नई गाड़ी की जरूरत है, सोचता है पुरानी गाड़ी को सही करा लूंगा। घर की जरूरत है, पुराने घर में ही चला लेगा। रिनोवेशन की जरूरत है, अरे पुराने घर में काम चला लेंगे। नए कपड़े की जरूरत है, पुराने साफ करके पहन लेंगे। यानी एक प्रकार से व्यक्ति अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल कर लेता है, और जब वो खर्च को कंट्रोल करने लगता है तो मांग क्रिएट नहीं होती है। अगर आज हर व्यक्ति मांग के लिए मार्केट में निकले तभी तो कोई दूसरा प्रोड्यूस करने आएगा। आज डिमांड पैदा हुई, जैसे कोरोना आया था, तब कोरोना के अंदर भले ही बहुत सारा धंधा पिटा हो, लेकिन उस समय अचानक लैपटॉप की, मोबाइल की डिमांड बढ़ी, क्योंकि लोग घर पर बैठ करके काम करने लगे थे, पढ़ने लगे थे, नौकरी करने लगे थे। तो इसलिए अचानक लैपटॉप और इसकी मांग बढ़ने लगी। मांग बढ़ती है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन होता है तो लोग काम करने के लिए चाहिए होते हैं, तो इसलिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, है ना। तो जब इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो संभवतः आपको यह बात समझ में आ जाए। तो क्लियर है रिसेशन के बारे में। रिसेशन को अगर हम ये कहें तो रेफर्स टू स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि अर्थव्यवस्था की एक्टिविटीज में होने वाला स्लो डाउन रिसेशन कहलाता है। फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि इसके कारण में हम किसको कारण मान सकते हैं? कि क्या लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया, यानी कि लोगों का मूड खराब हो गया था क्या? नहीं साहब, बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग खर्च करना बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए जब कोरोना आया था, लोगों ने खर्च करना रोक लिया था। डर लगने लगा था कि अब क्या करेंगे, रोजगार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, है ना। बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, महंगाई बहुत बढ़ गई, लोग खर्च करेंगे तो भी कुछ नहीं आ पाएगा, बोले चलो नहीं करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में अचानक शॉक आ गया, ऐसी स्थिति अनफोर्सीन, जैसे कोरोना टाइप की सिचुएशंस आ गई, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी के पास कर्जा हो गया, कोई देश जैसे पाकिस्तान है कर्जे में चल रहा है, बोले नहीं भाई अपन को खर्च नहीं करना है, बचा के रखो, क्या पता ये भी ना बचे, ठीक है। या वस्तुओं के जो दाम थे वो बहुत घट गए, डिफ्लेशन हो गया, 100 रुपए की चीज अब 75 रुपए में बिक रही है, तो लोग कहते हैं ये तो और नीचे गिरेगी। आज अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे कहते हैं ना, कई बार आप सब्जी मंडी शाम को जाएं तो 2 प्रकार की सब्जियां होती हैं। कुछ सब्जियां जो खत्म होने वाली होती हैं वो महंगी बिक्री होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो खराब हो जाएंगी, वो सस्ती बिक्री होती हैं। सस्ती के लिए लोग और लेट जाते हैं कि हो सकता है कि और खराबी के डर में ये जाते जाते तो सस्ता बेच के जाएगा। तो यानी दोनों स्थितियां हैं। तो वस्तु का कम तरफ जाना ये अपने आप में हाई डिफ्लेशन की तरफ बताता है, ठीक है ना। कुछ कई बार ऐसा होता है, जैसे कि लीमैन ब्रदर के टाइम पर हुआ था, एसेट्स का बबल बन जाता है। मान लीजिए कि आपने एक फ्लैट खरीदा 1 करोड़ का, अगली बार आप कह रहे हैं 1.25 करोड़ का, फिर कह रहे हैं 1.5 का, 1.5 से 2 का, 2 से 2.5 का। लोग कह रहे हैं भाई ये कहां जाएगा, तो लोग खरीदना बंद कर दिया। अब वो बबल बन गया, महंगे दाम पर पहुंच तो गया, अब बिक नहीं रहा है, तो किसी का तो पैसा लगाए ना उसमें, उसका पैसा अटक गया। ये सब स्थितियां हैं जो कि स्थितियां रिसेशन के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों के परिवार घर बिक जाते हैं, है ना, लोगों का खरीदने का मतलब सिस्टम बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार ही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जीडीपी डिक्लाइन होने लगता है, बिजनेसेस बैंकरप्ट होने लगते हैं और मार्केट भी गिरने लगता है। इस तरह की चीजें यहां पर देखने को रिसेशन में मिलती हैं। जिस अर्थव्यवस्था की साइकिल की मैं बात कर रहा था, उसमें सबसे पहली साइकिल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कोई भी अर्थव्यवस्था जब ग्रो कर रही होती है तो ग्रो करते करते पीक टच करती है। पीक पर एक प्रकार का यह माना जाता है कि प्राइस मैक्सिमम हो गया। जैसे समटाइम्स आप देखते हैं कई कॉलोनियों के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां के प्लॉट अजी साहब ये अब बहुत महंगे हो गए, अब नहीं बिकेंगे ये, यानी समझ लीजिए उसने वो पीक टच कर लिया है। अगर कहीं पर लाख रुपए वर्ग गज के हिसाब से जमीन चल रही है, 2 लाख रुपए वर्ग गज के हिसाब से, बोले साहब अब ये अधिकतम पहुंच गई, अब डिमांड नहीं आएगी, लोग इतने में तो कहीं और बना लेंगे, तो वो पीक टच हो गया। फिर वो बिकेगा नहीं तो सस्ते दामों में बिकने लगेगा, तो वो सस्ते दामों में बिकना कॉन्ट्रैक्शन का इशारा होता है। लेकिन कोई भी चीज अचानक रुक नहीं जाती है, मरे का माल बिकने लगता है, वो मरे का माल रिसेशन की तरफ जा रहा होता है, कॉन्जिक्यूटिव रिसेशन डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो फिर एक बड़ा सवाल बनता है, रिसेशन और डिप्रेशन क्या होता है। तो रिसेशन और डिप्रेशन में क्या होता है ना जी,
अगर कम समय के लिए तात्कालिक रूप से डिप्रेशन आता है, फिर रिसेशन आता है। तात्कालिक रूप से अगर मंदी देखी जा रही है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक अगर मंदी देखी जा रही है, तो उसे आपने रिसेशन कह दिया। लेकिन लंबे समय तक रिसेशन चला गया, मंदी चली गई, तो वो अवसाद में बदल जाती है, डिप्रेशन में बदल जाती है। यानी रिसेशन वर्सेस डिप्रेशन की अगर बात करें, 3 टर्म हो गई आपके सामने। डिफ्लेशन, चलिए इन्फ्लेशन भी समझ लीजिए। इन्फ्लेशन वस्तुओं का महंगा होना, इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन वस्तुओं का सस्ता होना, जो उनकी मूल्य है उससे सस्ता होना, डिफ्लेशन। रिसेशन कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर तक इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिसेशन। डिप्रेशन लंबे समय तक रिसेशन का चलना, डिप्रेशन। ठीक है ना, तो लंबे समय तक अगर वो चलता है तो डिप्रेशन कहलाता है। बस इन जनरल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब आते हैं हम जापान के ऊपर कि जापान में ऐसा क्यों हुआ, जापान की अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि इनकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। अर्थशास्त्रियों ने काफी सारे अनुमान लगाए, लेकिन उनमें से सबसे बड़े अनुमानों में जो निकल कर आया वो ये था कि इनके यहाँ की घरेलू मांग घट गई है, यानी कि यहाँ के लोग खुद से डिमांड घटा दिए हैं। अब घरेलू मांग क्यों घट गई साहब? बोले साहब मतलब लोग खर्चा करना बंद क्यों कर दिए? कई ऐसी घटनाएं हुई हैं इनके यहाँ पर। क्या घटना हुई है? रिसेंटली भूकंप की वजह से, हालांकि ये भूकंप का ही देश है, लेकिन भूकंप की वजह से लोगों की जान गई है, लोगों की जान गई है। ऐसी स्थिति में इनके यहाँ पर होता है ना, जैसे कोरोना आया तो लोगों का ट्रस्ट सा उठ गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये लोग अपनी आवश्यकता की हर चीज, लगभग 94% ऑफ गुड्स ये इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरत का। आप सोच के देखिए, बुनियादी ऊर्जा आवश्यकता लगभग 94% और भोजन 63% इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर स्ट्रेट लैंड फॉर्म्स तो है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो कच्चा माल बनाते हैं, फैक्ट्रियों में उसको मैन्युफैक्चर करके पका माल बना के बेचते हैं। इंडस्ट्री है अपने आप में जापान। ऐसी स्थिति में माल का और इनकी अपनी डिमांड का, ये दोनों का मामला गड़बड़ा गया। तीसरी स्थिति क्या हुई? डॉलर के मुकाबले इनका जो येन है, इनकी जापान की जो करेंसी है, जो आईएमएफ के बास्केट में से एक है, उसकी वैल्यू 6.6% गिर गई। उससे क्या हुआ? जब डॉलर के मुकाबले येन गिरा ना, तो उसकी वजह से हुआ ये कि इनके जो माल हैं वो ज़्यादा बिकने तो लगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से डॉलर के सामने गिरना इनकी इकोनॉमी को ओवरऑल गिरा गया। पहले इतने डॉलर की इकोनॉमी थी, अब 6.6% ऑटोमेटिक जब डॉलर के सामने येन गिर गया है तो इकोनॉमी भी तो नीचे गिर गई ना। हाँ, इसका इन्होंने फायदा जरूर उठाया, माल सस्ते हो गए इनके, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है इनका। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है क्योंकि जब भी कोई देश की इकोनॉमी नीचे गिरती है तो दूसरे लोग मरे का माल लेने आते हैं कि अरे इनका सस्ता माल मिलेगा, आप सस्ते माल ले लो। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा ना, कई बार आप कई विज्ञापन देखते हैं कि OLX पे बेच दे, तो आपको क्या लगता है सब लोग वहां बेचने ही आते हैं क्या? नहीं भाई, कई लोग ये आते हैं कि ये इतने लोग बेच रहे हैं तो कोई खरीदने वाला भी तो होगा, तो आप खरीदने पहुंचते हैं। तो ऐसे ही जब कोई इकोनॉमी गिर रही होती है तो उसके एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो एक प्रकार से वो जापान के लिए पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन सुनने में नेगेटिव साउंड हो रहा है ना। तो इनका येन सिंक हुआ। और इंटरेस्टिंग बात सोचिए, इनकी इकोनॉमी गिरी, गिरती इकोनॉमी में भी इनके लिए सकारात्मकता थी। कैसे? एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए तो कुछ कंपनी जिनका प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बनाना पड़ रहा है तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसका शेयर मार्केट इंक्रीज हो गया। तो इनका जो निक्की नामक, निक्की 2025 करके इनका शेयर मार्केट है, उसके अंदर ग्रोथ दर्ज की गई है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रकार का जापान की इकोनॉमी के साथ हुआ है। डॉलर का भाव, डॉलर के सामने येन गिरा तो इकोनॉमी गिरी, लेकिन उसका फायदा इनके एक्सपोर्ट को मिला। एक्सपोर्ट को बढ़ा तो प्रोडक्शन उसका उस सेक्टर में बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ा तो उसकी वजह से इनके शेयर मार्केट के अंदर वृद्धि देखी गई। तो बड़ा ही मतलब ये अपने आप में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जापान के अंदर बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति देखने को मिली है ना। जिस अर्थक्वेक की मैं बात कर रहा हूं उसमें 155 भूकंप के झटके नए साल में इनको देखने पड़े थे। ये मैंने आप सबको जानकारी दे दी। निक्की 225 इनके यहाँ पर ग्रो कर गया, वो मैंने आपको बता दिया, और प्रिडिक्ट पहले ही हो चुका था, ये मैं आपको बता चुका हूं। बाकी तो खैर क्या ही बताना है। हाँ, एक इनके साथ जो नेगेटिव पार्ट हो रहा है वो ये भी हो रहा है कि इनकी बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नए बच्चे नहीं है, जनरेशन्स नहीं है। हालत यह है कि अगर इन्होंने बालक पैदा नहीं किए तो संभवतः आने वाले समय में इनके यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके यहाँ पर 65 से अधिक आयु के लोगों का अनुपात 29% है। इनकी आबादी की मतलब 30%, 1/3 आबादी इनके यहाँ पर 65 से अधिक उम्र की है, जिनको अपने देश में यह माना जाता है कि ये रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रिटायर्ड हो चुके हैं तो बोले अब कोई बात नहीं, इनको तो केवल जीना है, मतलब प्रॉपर जो कमाया है उसके साथ। अब बाकी लोगों को रोजगार करना है, बच्चे हैं ही नहीं तो रोजगार कौन करे? तो इन सब का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आए। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है? इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव साइन है? देखिए, इंडिया के लिए मतलब ऑब्वियस ही बात है कि बहुत पॉजिटिव साइन तो यही है कि हम दुनिया को अपनी बढ़ती जनसंख्या के साथ
और मेक इन इंडिया के साथ बहुत सारी उम्मीदें दे रहे हैं। यही कारण है कि हम यूके को पछाड़ चुके हैं, जल्दी ही जर्मनी को पछाड़कर हम तीसरे पायदान पर पहुंचेंगे, चौथे पायदान पर पहुंचेंगे, जापान को पछाड़कर फिर हम तीसरे पायदान पर। उम्मीद है, आईएमएफ का प्रेडिक्शन भी है कि 2027-28 तक इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो असली चैलेंज है वो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके लिए समावेशी विकास हो। समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, यानी कि भारत के एमएसएमई सेक्टर को, जो स्मॉल मीडियम स्केल टाइप के जो सेक्टर्स हैं, इनका ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप भारत के बारे में